आपकी तैयारी को लगातार और अनवरत जारी रखते हुए एनसीएफ पर आधारित क्वेश्चन सीरीज मूसी महारानी की छतरी सीरीज पार्ट 9 आज करने वाले हैं। और मूसी महारानी की छतरी सीरीज में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2023 पर आधारित सारे क्वेश्चन हैं वो किए जा रहे हैं। साथियों, एनसीएफ 2023 पर आधारित क्वेश्चन से आपकी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे, जैसे कि डीसीएसी, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, एसओ, एएसओ, यूडीसी, पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी, वार्डनिनी, एमआरएस, एनवीएस, केवीएस, डी ट्रिपल एस बी एंड अदर एग्जामिनेशंस। तो चलिए देख लेते हैं नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2023 पर आधारित मूसी महारानी की छतरी सीरीज पार्ट 9 का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। 161 What is highlighted as an important step towards converging knowledge from ancient times to modern for sustainable solutions? स्थायी समाधानों के लिए प्राचीन काल से लेकर आधुनिक तक के ज्ञान को एकत्रित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में क्या रेखांकित किया गया है? डियर फ्रेंड्स, आप सभी की डिमांड पर एक नए तरीके से मैं यहाँ पर क्वेश्चंस पेश कर रहा हूँ। क्वेश्चन पढ़ूंगा, साथ में हिंदी अर्थ भी बताऊंगा, क्वेश्चन को समझेंगे भी, परंतु ऑप्शन आपको देखने हैं। ऑप्शन आप पढ़ेंगे तो एक्टिवनेस बनी रहेगी। लास्ट में मैं क्या कर दूंगा, आपको उत्तर बता दूंगा, तो इससे क्या है, हमारा समय भी बचेगा और आप एक्टिव भी बने रहेंगे। आपने विकल्प देख लिए हैं। स्थायी समाधानों के लिए प्राचीन काल से लेकर के आधुनिक तक के ज्ञान को एकत्रित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में क्या रेखांकित किया गया है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। इनकॉर्पोरेटिंग टॉपिक्स फ्रॉम वेरियस सब्जेक्ट एरियाज, ये बहुत बड़ी बात बताई गई है कि डिफरेंट टॉपिक के सब्जेक्ट एरिया है, उनको सभी को जोड़ना है, समायोजित करना है, एक दूसरे के साथ में कनेक्ट करेंगे, टॉपिक को जोड़ेंगे तो हर एक सब्जेक्ट है वो कोलैबोरेटली पढ़ सकते हैं। प्राचीन काल से लेकर के आधुनिक काल के जो ज्ञान है उसको क्या किया गया है, जोड़ा गया है। उसके लिए महत्वपूर्ण कदम क्या उठाया गया है? इनकॉर्पोरेटिंग टॉपिक्स फ्रॉम वेरियस सब्जेक्ट एरियाज, अलग अलग क्षेत्र के सब्जेक्ट एरिया के टॉपिक को जोड़ा गया है, जो समान टॉपिक है उनको इनकॉर्पोरेट किया गया है, समायोजित किया गया है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं। 162 How does the NCF suggest that vocational education contributes to students' roles in society? एनसीएफ कैसे सुझाव देता है कि व्यावसायिक शिक्षा समाज में छात्रों की भूमिकाओं में योगदान देती है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। कैसे एनसीएफ है ये सजेस्ट करता है कि वोकेशनल एजुकेशन है समाज में बच्चों के रोल को बताती है, कंट्रीब्यूशन को बताती है। आप ऑप्शन देख लीजिए, विकल्प देख लीजिए, कौन सा उत्तर ठीक होने वाला है। अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट भी करते रहिए। यहाँ पर सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। बाय एनेबलिंग स्टूडेंट्स टू बी प्रोडक्टिव मेंबर्स ऑफ हाउस होल्ड्स एंड पार्टिसिपेट इन द इकोनॉमी, बहुत ही अच्छी बात बताई गई है। एनसीएफ के द्वारा ये सजेस्ट किया गया है कि व्यावसायिक शिक्षा है समाज में छात्रों की भूमिका में योगदान के बारे में बताती है कि छात्र है समाज में किस तरीके से योगदान दे सकता है। ये किसके द्वारा हो सकता है? व्यावसायिक शिक्षा के द्वारा हो सकता है। कैसे योगदान दिया जा सकता है? बाय एनेबलिंग स्टूडेंट्स टू बी प्रोडक्टिव मेंबर्स, मतलब कि रोजगार परक शिक्षा मिलेगी। वो व्यावसायिक शिक्षा लेकर के समाज में जाएगा तो प्रोडक्टिव मेंबर हो सकता है। ऐसा नहीं है कि उसके पास में कोई स्किल नहीं है और वो बेरोजगार हो जाए, नौकरी की तलाश करते रहे, तो प्रोडक्टिव मेंबर वो हो जाएगा। व्यावसायिक शिक्षा क्या कर रही है? उसको प्रोडक्टिव मेंबर बना रही है। किसके लिए? हाउस होल्ड्स एंड पार्टिसिपेट इन द इकोनॉमी। बहुत बड़ी बात बताई गई है कि घरेलू कार्यों में वो प्रोडक्टिव मेंबर के रूप में कार्य कर सकता है। इसके साथ में ही वो अर्थव्यवस्था में या घर की या समाज की इकोनॉमी में वो पार्टिसिपेट कर सकता है। तो व्यावसायिक शिक्षा है वो छात्रों को समाज में भूमिका निभाने में रोल प्ले करवाती है, योगदान करवाती है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं। 163 In what stages of schooling does the NCF mention that capacities in various forms of work are built through vocational education? एनसीएफ में स्कूली शिक्षा के किस चरण में उल्लेख किया गया है कि व्यावसायिक शिक्षा के माध्यम से विभिन्न प्रकार के कार्यों में क्षमताओं का निर्माण किया जाता है? तो एनसीएफ ने कौन से स्टेज में ये बताया गया है? व्यावसायिक शिक्षा के माध्यम से विभिन्न कार्य क्षमताओं का विकास किया जा सकता है, निर्माण किया जा सकता है। क्या प्राइमरी और टर्सरी स्टेज में हो सकता है, या मिडिल या हाई स्कूल स्टेज में हो सकता है, या प्रिपरेटरी मिडिल स्टेज में हो सकता है, या सेकेंडरी कॉलेज स्टेज में हो सकता है? कौन से स्टेज में बच्चे को व्यावसायिक शिक्षा दी जाए जिससे कि वो अपने कार्य क्षमता है उनका निर्माण कर सके?
सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, प्रिपरेटरी एंड मिडिल स्टेज। प्रिपरेटरी स्टेज और मिडिल स्टेज से ही वोकेशनल एजुकेशन है वो शुरू कर दी गई है। इसके माध्यम से कार्य क्षमताओं का विकास किया जा सकता है बच्चों का। आर्ट एजुकेशन है, फिजिकल एजुकेशन है, इसी प्रकार के वोकेशनल एजुकेशन है वो लागू की जा सकती है, कार्य क्षमताओं का निर्माण किया जा सकता है, विकास किया जा सकता है। तो बाकी स्टेज में तो होगा ही होगा, सेकेंडरी और कॉलेज स्टेज में भी होगा, परंतु शुरुआत है वो कहाँ से करनी होगी, प्रिपरेटरी और मिडिल स्टेजेस से करनी होगी। बच्चों को वोकेशनल सब्जेक्ट के आधार पर कार्य क्षमताओं का विकास है, शुरुआत है वो कहाँ से करनी होगी, प्रिपरेटरी स्टेज और मिडिल स्टेज से करनी होगी। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते 164। व्हाट इज ए की एम्फेसिस इन द सेकेंडरी स्टेज ऑफ एजुकेशन एज पर द एनसीएफ। एनसीएफ के अनुसार शिक्षा के माध्यमिक चरण में मुख्य जोर किस पर दिया जाता है? डेवलपिंग थियोटिकल नॉलेज, इंस्टिलिंग रिस्पेक्ट फॉर द डिग्निटी ऑफ लेबर, फोकसिंग सोलली ऑन एकेडमिक सब्जेक्ट्स, इग्नोरिंग वोकेशनल स्किल्स डेवलपमेंट। सेकेंडरी स्टेज में एनसीएफ के द्वारा किस पर जोर दिया गया है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, इंस्टिलिंग रिस्पेक्ट फॉर द डिग्निटी ऑफ लेबर। एनसीएफ ने बड़ी अच्छी बात बताई है कि माध्यमिक चरण में मुख्य जोर है किस पर दिया गया है? स्टीलिंग रिस्पेक्ट फॉर द डिग्निटी ऑफ लेबर, श्रम के प्रति सम्मान पैदा करना। कौन सी स्टेज में जोर दिया गया है? सेकेंडरी स्टेज में जोर दिया गया है कि जो भी कार्य होते हैं वो सम्माननीय होते हैं, कोई भी काम बुरा नहीं होता है। डिग्निटी ऑफ लेबर के प्रति रिस्पेक्ट पैदा करना, उनके मन में भावनाएं पैदा करना, कौन सी स्टेज से शुरू किया जाएगा? सेकेंडरी स्टेज से शुरू किया जाएगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, इंस्टिलिंग रिस्पेक्ट फॉर द डिग्निटी ऑफ लेबर। क्वेश्चन देख लेते 165। हाउ आर लर्निंग स्टैंडर्ड्स इन द सेकेंडरी स्टेज रिस्पेक्टेड टू अलाइन अकॉर्डिंग टू द एनसीएफ। एनसीएफ के अनुसार माध्यमिक चरण में सीखने के मानक कैसे संरेखित होने की उम्मीद है? आप ऑप्शन देख लीजिए। एनसीएफ के अनुसार माध्यमिक चरण में सीखने के मानक है वो कैसे संरेखित हो सकते हैं, कैसे उम्मीद लगती है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, विद द नेशनल स्किल्स एंड क्वालिफिकेशंस फ्रेमवर्क एनएसक्यूएफ। नेशनल स्किल्स और क्वालिफिकेशंस फ्रेमवर्क बना करके और माध्यमिक चरण में सीखने के मानक है उनको संरेखित किया जा सकता है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, लर्निंग स्टैंडर्ड है वो प्राप्त किए जा सकते हैं। कौन सी स्टेज में? सेकेंडरी स्टेज में। डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो लाइक बटन दबाइए। अगला सवाल देख लेते 166। व्हाट इज हाईलाइटेड एज एन इफेक्टिव मेथड फॉर टीचिंग वोकेशनल कैपेसिटीज इन द एनसीएफ। एनसीएफ में व्यावसायिक क्षमताओं को पढ़ाने के लिए एक प्रभावी विधि के रूप में क्या रेखांकित किया गया है? कौन सा मेथड है जो बताया गया है? व्यावसायिक क्षमताओं को पढ़ाने के लिए एक प्रभावी विधि कौन सी मानी गई है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा, वर्कशॉप एंड प्रोजेक्ट्स। एनसीएफ में व्यावसायिक क्षमताओं को पढ़ाने के लिए एक प्रभावी विधि कौन सी हो जाएगी? वर्कशॉप और प्रोजेक्ट के माध्यम से और व्यावसायिक शिक्षा है वो दी जा सकती है। हैंड्स ऑन प्रैक्टिस है वो वर्कशॉप के माध्यम से या प्रोजेक्ट के माध्यम से, एक्टिविटी के माध्यम से सिखाई जा सकती है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा। क्वेश्चन देख लेते 167। व्हाट टाइप ऑफ असेसमेंट इज एनकरेज टू इवेल्यूट द प्रोग्रेस ऑफ स्टूडेंट्स। छात्रों की प्रगति का मूल्यांकन करने के लिए किस प्रकार के मूल्यांकन को प्रोत्साहित किया जाता है? मल्टीपल चॉइस एग्जाम होगा या ऑब्जर्वेशंस, पोर्टफोलियोज, प्रोजेक्ट्स होंगे या ओरल प्रेजेंटेशन होगा या रिटर्न ऐसे एक्सक्लूसिवली होगा? कौन से मेथड से बच्चों के प्रगति का मूल्यांकन है वो किया जा सकता है? सबसे अच्छा तरीका कौन सा माना जाएगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, ऑब्जर्वेशंस, पोर्टफोलियोज एंड प्रोजेक्ट्स। ऑब्जर्वेशन के माध्यम से मूल्यांकन किया जाएगा, पोर्टफोलियो बना करके मूल्यांकन किया जाएगा, प्रोजेक्ट्स वर्क दे करके और मूल्यांकन किया जाएगा। तो छात्रों की प्रगति का मूल्यांकन है कैसे किया जा सकता है? असेसमेंट का तरीका कौन सा होगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, ऑब्जर्वेशंस, पोर्टफोलियोज एंड प्रोजेक्ट्स। मूव टू क्वेश्चन नंबर 168। What opportunities are provided to students in the last 2 years of schooling in the secondary stage? माध्यमिक स्तर की स्कूली शिक्षा के अंतिम 2 वर्षों में छात्रों को क्या अवसर प्रदान किए जाते हैं? एनसीएफ के अनुसार कौन से अवसर प्रदान किए जाएंगे? जनरल एजुकेशन कोर्स करवाया जाएगा या स्पेशलाइजेशन इन स्पेसिफिक वोकेशंस ऑफ देयर चॉइस होगा या नो अपॉर्चुनिटीज दी जाएंगी या मैंडेटरी एकेडमिक सब्जेक्ट होंगे? माध्यमिक स्तर की स्कूली शिक्षा के अंतिम 2 वर्षों में छात्रों को कौन से अवसर प्रदान किए जाएंगे? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा,
स्पेशलाइजेशन इन स्पेसिफिक वोकेशंस ऑफ देयर चॉइस, मतलब कि स्पेशलाइजेशन के आधार पर बच्चों की जो चॉइस होगी उसके अनुसार स्पेशलाइज्ड एजुकेशन दी जाएगी। कब दी जाएगी? अंतिम 2 वर्षों में। अंतिम 2 वर्षों का मतलब है कि 11th-12th में स्पेशलाइजेशन दिया जाएगा स्पेसिफिक वोकेशनल एजुकेशन के लिए। और ये वोकेशनल एजुकेशन कौन सी टाइप की होगी? जो बच्चों के इंटरेस्ट के अनुसार है, बच्चे जिसमें इंटरेस्ट रखते हैं उसके अनुसार स्पेशलाइज्ड वोकेशनल एजुकेशन दी जाएगी। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। क्वेश्चन देख लेते 169। What is one of the main challenges highlighted in NCF 2023 regarding environmental protection in the 21st century? 21वीं सदी में पर्यावरण संरक्षण के संबंध में एनसीएफ 2023 में उजागर की गई मुख्य चुनौतियों में से एक क्या है? टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स है, या इकोनॉमिक ग्रोथ है, या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस है, या इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन है। 21वीं सदी में पर्यावरण संरक्षण के संबंध में एनसीएफ 2023 में उजागर की गई मुख्य चुनौतियों में से कौन सी एक हो जाएगी? सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। मतलब कि पर्यावरण क्षरण हो रहा है, पर्यावरण का लॉस हो रहा है, तो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन है, इसको हाईलाइट किया गया है। किसके द्वारा? एनसीएफ 2023 के द्वारा। और ये एक मुख्य चुनौती आने वाली है। 21वीं सदी की मुख्य चुनौती क्या आने वाली है? पर्यावरण क्षरण है वो हो रहा है, तो इसको हमें क्या करना होगा? संरक्षित करना होगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा। क्वेश्चन देख लेते 170। अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2023, what has been emphasized as an important aspect of developing awareness and capabilities for environmentally sustainable practices? एनसीएफ 2023 के अनुसार पर्यावरणीय रूप से टिकाऊ प्रथाओं के लिए जागरूकता और क्षमताओं को विकसित करने के एक महत्वपूर्ण पहलू के रूप में किस पर जोर दिया गया है? मेमोराइजेशन ऑफ फैक्ट्स पे दिया है, या रोट लर्निंग पे दिया है, या इंटरडिसिप्लिनरी थिंकिंग पे, या स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग पे दिया गया है? एनसीएफ 2023 के अनुसार पर्यावरणीय रूप से टिकाऊ प्रथाओं के लिए जागरूकता और क्षमताओं को विकसित करने के लिए कौन से पहलू पर जोर दिया गया है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, इंटरडिसिप्लिनरी थिंकिंग। यानी कि बहुविषयक सोच को बढ़ावा दिया गया है, इस पर जोर दिया गया है, जो कि पर्यावरण संरक्षण के लिए टिकाऊ प्रथाओं की जागरूकता के लिए कारगर हो सकते हैं। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। डियर फ्रेंड्स, एनसीएफ पर आधारित क्वेश्चन सीरीज मूसी महारानी की छतरी सीरीज के क्वेश्चन आपको पसंद आ रहे हैं तो लाइक बटन दबाइए, अपने यार दोस्तों को जरूर बताइए। देख लेते हैं नया सवाल 171। What is the focus of environmental education as part of the education in interdisciplinary areas in grades 9 and 10? ग्रेड 9 और 10 में अंतर विषय क्षेत्रों में शिक्षा के भाग के रूप में पर्यावरण शिक्षा का फोकस क्या है? क्या ए हो जाएगा, कि बी होगा, कि सी होगा, कि डी होगा? कक्षा 9 और 10 में इंटरडिसिप्लिनरी एरिया है, यानी कि अंतर विषयक क्षेत्रों में शिक्षा के भाग के रूप में पर्यावरण शिक्षा का फोकस बिंदु क्या हो जाएगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड क्लाइमेट चेंज। पर्यावरण शिक्षा का मुख्य बिंदु क्या होगा? कि पर्यावरण का लॉस हो रहा है, इन्वायरमेंटल लॉस हो रहा है, साथ में क्लाइमेटिक चेंजेज हो रहे हैं, तो इन बिंदुओं को मुख्य फोकस के रूप में लेकर के और पर्यावरण शिक्षा दी जाएगी, जिससे हमारे एनवायरमेंट को बचाया जा सकता है, क्लाइमेटिक चेंजेज को फेस किया जा सकता है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। क्वेश्चन देख लेते 172। How does the NCF suggest that students can learn to appreciate the nonsenses and complexities of the human nature equilibrium? एनसीएफ कैसे सुझाव देता है कि छात्र मानव प्रकृति संतुलन की बारीकियों और जटिलता की सराहना करना सीख सकता है? तो ये कैसे सुझाव देता है जिससे कि छात्र मानव प्रकृति संतुलन की बारीकियों को समझ सके और जटिलता की सराहना करना सीख सके? एनसीएफ ने इस बात को कैसे सुझाया है? आप ऑप्शन देखिए कौन सा ऑप्शन ठीक होने वाला है। बाई इग्नोरिंग एंशिएंट नॉलेज, बाई फोकसिंग solely on modern solutions, by incorporating topics from various subject areas, by avoiding interdisciplinary thinking। एनसीएफ कैसे सुझाव देता है कि छात्र मानव प्रकृति संतुलन की बारीकियों और जटिलता की सराहना करना सीख सके? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, बाई इनकॉर्पोरेटिंग टॉपिक्स फ्रॉम वेरियस सब्जेक्ट एरियाज। इससे मानव और प्रकृति के संतुलन की बारीकियों को समझा जा सकता है, जटिलता की सराहना करना वो सीख सकता है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। नया सवाल देख लेते 173।
व्हाट इज वन ऑफ द मेन एम्स ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन, पर्यावरण शिक्षा का एक मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या ऑप्शन ए होने वाला है डेवलपिंग ए कंपनसेट एटीट्यूड टुवर्ड्स द नेचुरल एनवायरनमेंट, या बी होगा प्रमोटिंग कंज्यूमेरिज्म इग्नोरिंग साइंटिफिक रिसर्च होगा, या डिसरिगार्डिंग एंशिएंट इंडियन ट्रेडिशंस होगा। पर्यावरण शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या हो जाएगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा, डेवलपिंग ए कंपनसेट एटीट्यूड टुवर्ड्स द नेचुरल इन्वायरमेंट। मतलब कि समझौतावादी एटीट्यूड है वो आपको अपनाना होगा, इस तरीके की एटीट्यूड अपनाने होंगे जिससे कि हमारे पर्यावरण को, हमारी प्रकृति को सुरक्षित किया जा सकता है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। क्वेश्चन देख लेते 174। इन व्हाट स्टेज ऑफ एजुकेशन डू स्टूडेंट्स स्पेंड टाइम इन नेचर एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ पेडागोजी, शिक्षा के किस चरण में छात्र शिक्षा शास्त्र के अभिन्न अंग के रूप में प्रकृति में समय बिताते हैं? बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। फाउंडेशनल स्टेज में होगा, या प्रिपरेटरी स्टेज में होगा, या मिडिल स्टेज में होगा, या एडवांस स्टेज में होगा? शिक्षा के किस चरण में छात्र शिक्षा शास्त्र के अभिन्न अंग के रूप में प्रकृति में समय बिताना सीखते हैं? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा, फाउंडेशनल स्टेज। फाउंडेशनल स्टेज है वो सबसे पहली स्टेज है जिसमें बच्चा प्रकृति के साथ में रहना सीखता है, प्रकृति में अपने आप को समायोजित करता है और प्रकृति की गोद में खेल कूद करके और सीख करके बड़ा होता है। तो शिक्षा शास्त्र के अभिन्न अंग के रूप में प्रकृति में वो समय बिताना सीखता है। कौन सी स्टेज में? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा, फाउंडेशनल स्टेज में। अगला सवाल देख लेते 175। व्हाट डू स्टूडेंट्स बिगिन टू अप्रिशिएट इन द प्रिपरेटरी स्टेज, प्रारंभिक चरण में छात्र क्या सराहना करने लगते हैं? ऑप्शन आप देख लीजिए कौन सा उत्तर ठीक होने वाला है। प्रिपरेटरी स्टेज में बच्चे किस चीज को ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, द इंटरडिपेंडेंस बिटवीन ह्यूमन सोसाइटी एंड द नेचुरल इन्वायरमेंट। मतलब कि समाज और नेचर के बीच में वो संबंध बनाना सीख जाते हैं, सामाजिक ताना बाना है उसमें रहना सीख जाते हैं। इसके साथ में नेचर के साथ में किस तरीके से सह संबंध बनाया जा सकता है, वो कौन सी स्टेज में सीखते हैं? प्रिपरेटरी स्टेज में सीखते हैं। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। डियर फ्रेंड्स, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2023 पर आधारित क्वेश्चन सीरीज मूसी महारानी की छतरी सीरीज के क्वेश्चन आपको पसंद आ रहे हैं तो अपने यार दोस्तों को जरूर बताइए, लाइक बटन दबाइए, साथ में आप कमेंट भी कर सकते हैं अगर आप कोई तब्दीली करना चाहते हैं। अगला सवाल देख लेते 176। विच सब्जेक्ट्स इंटीग्रेट कंसेप्ट्स रिलेटेड टू द इन्वायरमेंट इन द मिडिल स्टेज, मध्य चरण में कौन से विषय पर्यावरण से संबंधित अवधारणाओं को एकीकृत करते हैं? इन्वायरमेंटल एजुकेशन है, वोकेशनल एजुकेशन है, अलग अलग एस्पेक्ट बताए गए, अलग अलग स्टेज में कौन सी एजुकेशन दी जाती है, वो सारे क्वेश्चन से बनाए गए हैं। आप सभी को देखिए, मध्य चरण में कौन से विषय पर्यावरण से संबंधित अवधारणाओं को एकीकृत करते हैं? आप देख लीजिए कौन कौन से सब्जेक्ट है जो पर्यावरण से संबंधित अवधारणाओं को एकीकृत इंटीग्रेट करने में मदद करते हैं। क्या मैथमेटिक्स और हिस्ट्री होगी, या साइंस एंड सोशल साइंस होगी, लिटरेचर ज्योग्राफी होगी, या फिजिकल एजुकेशन म्यूजिक होगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, साइंस एंड सोशल साइंस। साइंस और सोशल साइंस है पर्यावरण से संबंधित अवधारणाओं को एकीकृत करने में मदद करते हैं। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। क्वेश्चन देख लेते 177। हाउ डज द एनसीएफ सजेस्ट दैट अंडरस्टैंडिंग एंड रिस्पॉन्डिंग टू इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन रिक्वायर थिंकिंग, एनसीएफ कैसे सुझाव देता है कि पर्यावरणीय गिरावट को समझने और प्रतिक्रिया देने के लिए सोचने की आवश्यकता है? तो कौन सा ऑप्शन ठीक होने वाला है? आप विकल्प पढ़िए और सही उत्तर भी लगाइए। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, इंटरडिसिप्लिनरी थिंकिंग। पर्यावरणीय गिरावट को समझने और प्रतिक्रिया देने के लिए कौन सी सोच विकसित करनी होगी? बहुविषयक थिंकिंग है वो, उसको विकसित करना होगा, इंटरडिसिप्लिनरी थिंकिंग रखनी होगी। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते 178। व्हाट इज हाईलाइटेड एज ए की कंपोनेंट फॉर प्रमोटिंग इन्वायरमेंटल कॉजेज इफेक्टिवली, पर्यावरणीय कारणों को प्रभावी ढंग से बढ़ावा देने के लिए एक प्रमुख घटक के रूप में क्या रेखांकित किया गया है? आप विकल्प देखिए। व्हाट इज हाईलाइटेड एज ए की कंपोनेंट फॉर प्रमोटिंग एनवायरमेंटल कॉजेज इफेक्टिवली, तो किस बात पर गौर किया गया है? कौन सा की कंपोनेंट हो जाएगा जो कि इन्वायरमेंटल कॉजेज को प्रमोट करता है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, अंडरस्टैंडिंग हाउ इंडिविजुअल एक्शंस कैन हेल्प रिस्टोर बैलेंस बिटवीन ह्यूमंस एंड नेचर। ये बात को समझना
कि किस तरीके से प्रकृति और मानव व्यवहार है, मानव के बीच में संबंध है, उसको वापस बनाया जा सकता है। प्रकृति और मानव अलग नहीं हो सकते हैं, परंतु इंसान प्रकृति पर हावी हो गया है, उसको डिग्रेड करना शुरू कर दिया है। तो इस बात को समझना कि मानव है प्रकृति के साथ में, प्रकृति की गोद में रह करके उसको कैसे बचा सकता है, इस बात को समझना जरूरी हो जाएगा। इस कार्य को समझना जरूरी हो जाएगा कि दोनों के बीच में संतुलन कैसे स्थापित किया जाए। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। एनसीएफ पर आधारित क्वेश्चन सीरीज मूसी महारानी की छतरी सीरीज पार्ट 9 का अगला सवाल देख लेते 179। Why does NEP 2020 emphasize developing knowledge, capacities, values and dispositions related to environmental sustainability? NEP 2020 पर्यावरणीय स्थिरता से संबंधित ज्ञान, क्षमता, मूल्य और स्वभाव विकसित करने पर जोर क्यों देता है? आप विकल्प देखिए। NEP 2020 है, किस पर गौर कर रही है? नॉलेज पर, कैपेसिटीज पर, वैल्यूज पर, डिस्पोजिशंस पर। कौन सी बात के लिए? इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के लिए। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। टू डेवलप अवेयरनेस एंड एबिलिटीज टू एक्ट रिस्पॉन्सिबली इन इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस, मतलब कि अवेयरनेस, जागरूकता पैदा करना, जिससे कि एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में वो इन्वायरमेंटल सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस कर सके। इस प्रकार के कार्य उसके हों कि हमारा इन्वायरमेंट है वो भी बचा रहे और हमारी आवश्यकताएं भी नहीं मरे। तो इस प्रकार का ज्ञान है वो देना होगा, इस प्रकार की कैपेसिटीज विकसित करनी होंगी, वैल्यूज विकसित करनी होंगी, डिस्पोजिशंस लाने होंगे, जिससे कि इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी है वो मेंटेन रह सके। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। और साथियों देख लेते हैं एनसीए पर आधारित क्वेश्चन सीरीज मूसी महारानी की छतरी सीरीज पार्ट 9 का अंतिम सवाल 180। हाउ डज इन्वायरमेंटल एजुकेशन एम टू ब्रिज द गैप बिटवीन मॉडर्न लाइफ प्रेशर्स एंड सस्टेनेबल सॉल्यूशंस? पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य आधुनिक जीवन के दबावों और टिकाऊ समाधानों के बीच अंतर को कैसे पाटना है? मतलब कि पर्यावरण शिक्षा दे करके आधुनिक जीवन के जो दबाव है और टिकाऊ समाधान है, सस्टेनेबल सॉल्यूशन है, उनके बीच के दूरियां हैं, उन गैप को कैसे पाटा जा सकता है पर्यावरण शिक्षा के माध्यम से? आपने ऑप्शन पढ़ लिए। सही उत्तर क्या होने वाला है? ए होगा कि बी होगा कि सी होगा? करेक्ट आंसर विल बी बी, बाई इनकॉर्पोरेटिंग टॉपिक्स फ्रॉम वेरियस सब्जेक्ट एरियाज। ये बहुत बड़ी बात बताई गई है कि पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य आधुनिक जीवन के दबावों और टिकाऊ समाधानों के बीच अंतर को कैसे पाट सकता है कि अलग अलग सब्जेक्ट एरियाज के टॉपिक है उनको इनकॉर्पोरेट करना होगा, जोड़ना होगा, समायोजित करना होगा, तब जाकर के एक क्षेत्र है वो दूसरे क्षेत्र में अपने हिस्सेदारी निभाएगा। तो पर्यावरण शिक्षा के माध्यम से सस्टेनेबल डेवलपमेंट है वो किया जा सकता है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। इस तरीके से साथियों मूसी महारानी की छतरी सीरीज पार्ट 9 के अंतिम क्वेश्चन तक हम पहुंच गए हैं। अभी तक हमने 180 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए। ये सारे क्वेश्चंस हैं नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2023 पर आधारित है और साथियों नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है आपकी परीक्षाओं में पूछा जाएगा, जैसे कि डीसीएसी, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, एसओ, एएसओ, यूडीसी, पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी, वार्डन, ईएमआरएस, एनवीएस, केवीएस, डीएसएसबी, रीट, सीटेट और दूसरे एग्जामिनेशंस के लिए। डियर फ्रेंड्स, आज के क्वेश्चंस पसंद आए तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि नॉलेज मंडली इज द राइट चॉइस। थैंक यू वेरी मच।